नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं लेखिका पुष्पा सक्सेना द्वारा लिखी हुई कहानी कंजर। मम्मी मम्मी, चोर! सोनू की आवाज़ पर सब चौंक पड़े थे। तत्परता से उठती सविता की दृष्टि कंपार्टमेंट के फर्श पर बैठे ढेर सारे आदमी औरतों पर पड़ी थी। न जाने कब वे सब आकर उस कंपार्टमेंट में बैठ गए थे। कालका से शिमला के लिए एक पैसेंजर 3:45 बजे सुबह चली थी। उस समय तक उस कंपार्टमेंट में बस उन्हीं का परिवार था। खाली कंपार्टमेंट में पीछे की सीट पर पैर फैला लेटते राकेश ने संतुष्टि की सांस ली थी। वाह, ये तो बढ़िया रहा। चलने से पहले रेलवे टाइम टेबल में तो इस ट्रेन का नाम ही नहीं देख पाया। तुम्हें ठीक से रेलवे टाइम टेबल देखना आता ही कहाँ है? सामान पर दृष्टि डालती सविता ने परिहास किया था। असल में इस ट्रेन का दिल्ली से आने वाली ट्रेनों के साथ कनेक्शन नहीं है, इसीलिए पैसेंजर कम आते हैं। कुली ने ठीक ही कहा था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रात 10 साढ़े 10 बजे ही लग जाती है। आराम से दरवाजा बंद करके सो रहिएगा साहब। खाली बोगी देख राकेश ने उसे अच्छी बख्शीश भी दे डाली थी। बैग से चादर और कंबल निकाल सविता ने पहले बच्चों के सोने की व्यवस्था कर राकेश के लिए कंबल और बेड कवर बढ़ाए थे। शायद लेटते ही उन्हें नींद आ गई थी। शिमला की ओर बढ़ती ट्रेन में ठंडी हवा के झोंके उन्हें गहरी नींद में सुला गए थे। सोनू की डरी आवाज ने सबको जगा दिया। इस डिब्बे में कैसे आए तुम लोग? देखती नहीं ये रिजर्व बोगी है, राकेश ने कड़कती आवाज में कहा था। हाय राम, इन्होंने तो एक तिल भी जगह नहीं छोड़ी है। बाथरूम जाने तक का रास्ता नहीं है, सविता भुनभुनाई थी। अरे कंजर हैं साले, जहां जी चाहा बैठ गए। इनके बाप की गाड़ी है ये। राकेश का अफसर दहाड़ उठा था। ए साहब, हमको कंजर नहीं बोलना, काट के फेंक देगा। एक नारी स्वर प्रत्युत्तर में उसी तेजी में आया था। दृष्टि उठाते ही सविता आपाद मस्तक से हर गई थी। उस युवती की आयु शायद 25 से 30 वर्ष रही होगी। आंखों में क्रोध की आग जल रही थी। फटे कपड़े, कानों में प्लास्टिक की बाली जैसी कोई चीज लटक रही थी। उस चलती ट्रेन में वे उतने और उधर अकेला राकेश। कहीं सचमुच पे वार कर बैठे तो। अरे नोनी चुप कर, देखती नहीं मालिक लोग हैं। क्यों चुप करें? हमको कंजर बोलता है, कंजर। स्वर में तीखा आक्रोश था। अरे कंजर नहीं तो क्या मैम साहब कहलाएगी? एक प्रौढ़ पुरुष ने उसे झिड़की दी थी। सविता को उस पुरुष की बात से मानो तसल्ली सी मिली थी। साहस करके बोलना चाहा था। देखो, इस गाड़ी में बहुत सारे डिब्बे हैं, तुम लोग सब डिब्बों में एक दो करके बैठ जाओ। ये बच्चे अगर बाथरूम जाना चाहें तो भी नहीं जा सकते ना। हमको बस धर्मपुर तक जाना है, थोड़ी देर में आने का है। एक अन्य प्रौढ़ा उत्तर दे चुप हो गई थी। कंपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया था। भोर की उजास अभी नहीं फैली थी। उस हल्के अंधेरे में ठसाठस भरे फर्श को ताकती सविता डर सी गई थी। 2-3 स्त्रियां बच्चों को सीने से लगाए शांत बैठी थीं। कुछ देर के सन्नाटे के बाद एक मीठा स्वर गूंज उठा था। न जाने उस गीत के क्या भाव थे, सविता तो नहीं समझ सकी, पर राकेश चिड़चिड़ा उठा था। नाउ वी आर फोर्स्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ट्यून। मम्मी, नन्हा शैलू बुदबुदाया था। शायद ये पॉटी बोल रहा है, यहाँ कहीं भी तो जगह नहीं। सविता खींच उठी थी। दीज बेगर्स हैव पॉल्यूटेड द हॉल कंपार्टमेंट। मैम साहब, आपका बच्चा बाथरूम जाना मांगता, एक औरत ने सविता से पूछा था। शायद वह उसकी परेशानी समझ गई थी। नहीं, उसकी पॉन्टी हमारे साथ है, पर उसे कहाँ रखें? यहाँ रख दो मैम साहब, छोटे बच्चे को हमारे लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। उस स्त्री ने सहानुभूति पूर्वक अपने पास के जरा से स्थान में पॉन्टी का पॉन्ट रखने की पेशकश की थी। सविता ने उठकर कष्ट से पॉन्टी अपनी सीट के सामने जब नीचे रखी तो सबकी आंखें उस कौतुक को देखने के लिए पॉट पर निबद्ध हो गईं। सूसू करने के लिए तैयार शैलू उन सबको देख डर के कारण रो पड़ा था। कितनी देर में तुम्हारा धर्मपुर आएगा? तुम लोग तो कह रहे थे थोड़ी दूर है, राकेश ने खींचे स्वर में पूछा था। बस थोड़ी देर में। भोर का उजाला कंपार्टमेंट में फैल रहा था। उसके साथ ही राकेश का साहस भी बढ़ गया था। एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही अंग्रेजी में सविता को सावधान रहने के निर्देश देता राकेश नीचे उतरने को तत्पर था। सहमे सिकुड़े बैठे कंजर राकेश को पांव धरने के लिए स्थान देने को मानो अपने आप में ही सिमट गए थे। आगे बढ़ते राकेश का पांव उस तेज तर्रार युवती के पांव पर पड़ गया था। बिजली की तेजी से उठ उस स्त्री ने राकेश की राह रोक ली थी।
हमको क्या जानवर समझता है? पाँव धर के जाएगा, हम तुम्हारी आंख निकाल लेगा। सामने खड़ी उस धूल मिट्टी से लिपटी युवती का आवेश देख राकेश सकपका गया था। ए नौनी, साहब से जबान लड़ाती है, अभी धक्का देकर फेंक देने का समझी। प्रौढ़ पुरुष की कठोर चेतावनी पर नौनी भड़क उठी थी। क्यों, हम क्या आदमी नहीं बाबू? ये टांगे पसारे सो रहे हैं और हम इनका पाँव के नीचे भी नहीं बैठ सकते। क्रोधावेश में नौनी अपने स्थान से उठकर सविता की सीट पर जाकर बैठ गई थी। भय से सविता काट हो गई थी। राकेश के कुछ कहने करने के पूर्व उस प्रौढ़ का झन्नाटेदार तमाचा नौनी के गाल पर पड़ा था। उसकी चोटी खींचता वह प्रौढ़ उसे अनगिनत गालियां देता जा रहा था। आंखों से बहते आंसू और मुख पर ढेर सारा बिखरा तिरस्कार लिए नौनी ने राकेश और सविता पर आग्नेय दृष्टि डाली थी। इतना बड़ा कांड पलक झपकते हो गया था। माफ़ करना मेम साहब, ये लड़की शहर जाकर 4 दिन क्या रह आई है, इसका दिमाग ही खराब हो गया है, अपनी औकात भूल गई है। अपने गंदे गमछे से सविता की सीट पहुंचता वह प्रौढ़ दयनीय हो आया था। इसके इसी लक्षण के कारण इसका आदमी भी से हमारे सिर पर पटक गया है साहब। दूसरी शादी के नाम पर यह कुत्ते के माफिक काटने को दौड़ता है। उन्हीं में से एक स्त्री ने सूचना दी थी। दोबारा ट्रेन रुकते ही राकेश ने देर नहीं की थी, झपट कर ट्रेन के नीचे कूद गया था। थोड़ी ही देर में गार्ड के साथ अंग्रेजी में बात करता राकेश कंपार्टमेंट के सामने आ पहुंचा था। उसका अधिकारी रूप अब पूर्ण रूपेण जाग उठा था। कंपार्टमेंट के सामने आते ही गार्ड ने उन्हें जोरों से झिड़का था। ए उतरो, फौरन उतरो। कमबख्तों का यही ढंग है, बाथरूम तक भर दिया है। साहब बस अगले स्टेशन तक ही जाना है, यहीं बैठे रहने दें, मेहरबानी साहब। तुम पर कोई मेहरबानी नहीं चलेगी, देखते नहीं ये साहब और इनके घर वाले कितने परेशान हैं। जल्दी उतरो वरना। साहब हमें माफ़ कर दें, बस अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। इस नोनी को अस्पताल में भर्ती कराना है साहब। मुझे कुछ नहीं सुनना है, उतरो फौरन वरना पुलिस बुलाता हूँ। तुमने साहब को जान से मारने की धमकी दी थी, जानते हो पुलिस तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगी। नहीं साहब, पुलिस नहीं बुलाना, उसी का पाप ये नोनी पेट में ढो रही है। एक सिपाही से लड़ बैठी थी, बस पकड़ ले गए। प्रौढ़ जैसे कहीं खो गया था। चुप कर, अपने घर का मैला बाहर नहीं फेंकने का। एक वृद्ध स्त्री का तीखा स्वर गूंज उठा था। तुम्हारी फालतू बातें हमें नहीं सुननी है। अरे इस जैसी लड़की के साथ तो यही होना था। गार्ड के मुख पर किंचित व्यंग उभर आया था। ए क्या बोला तू? नौनी तेरा मुंह नोच लेगी कमीने, तेरी माँ बहन को ऐसा बोलने का। उत्तेजित नौनी को मुश्किल से पीछे किया जा सका था। अब तुमको नहीं छोड़ूंगा। इस लड़की को जेल की हवा न खिलाई तो मेरा नाम रामनाथ नहीं। क्रोध से गार्ड के नथुने फूल उठे थे। नहीं माई बाप, इस लड़की पर दया करें, कितना कुछ सहा है इसने, आप इसे क्षमा करें सरकार। एक स्त्री रो पड़ी थी। चलो चलो, अब और टंटा नहीं करने का, उतरो सब। प्रौढ़ की आवाज़ पर एक एक कर सब अपनी गठरी मुठरी सहेज नीचे उतरने लगे थे। माँओं के सीने से चिपके बच्चे अचानक छिड़े जाने से बुक्का फाड़ रो पड़े थे। नौनी को तो जबरन ही उतारा गया था। उसके उभरे पेट पर दृष्टि पड़ते ही सविता सिहर सी गई थी। किसके पाप का दंड झेल रही है ये सब WT बिना टिकट हैं, जेल में क्यों नहीं डलवा देते? क्या फ़ायदा, मुफ्त में जेल की रोटी खाएंगे और बाहर आकर फिर वही धंधा अपनाएंगे। फिर भी उन्हें पनिश तो किया जाना चाहिए, वरना इनकी हिम्मत बढ़ती जाती है। मैं अपना स्टेटमेंट दूंगा कि मुझे मार डालने की धमकी दी गई थी। बिना टिकट गाड़ी में क्या सोचकर बैठे थे कि सरकार तुम्हारा जुर्माना भरेगी? निकालो जुर्माना, वरना 4 महीने जेल की चक्की पीसोगे, समझे? राकेश के सह पर गार्ड और दबंग हो गया था। हम चोर उचक्के नहीं हैं सरकार, ये लीजिए हमारे टिकट। प्रौढ़ ने अपनी जेब से सारे टिकट निकालकर गार्ड की ओर बढ़ाए थे। इस लड़की को अस्पताल में भर्ती कराने जा रहे थे हुजूर। वहाँ की डॉक्टर नोनी को जानती है, अगर इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये लड़की मर जाएगी। प्रौढ़ का कंठ रुध गया था। राकेश और गार्ड उन टिकटों को अवाक ताकते रह गए थे। टिकट रहते पूरे समय वे फर्श पर बैठे रहे। सीट पर पांव पसारे उसके सोते परिवार के प्रति उन्होंने कोई आपत्ति नहीं प्रकट की थी। उनकी झिड़कियां व्यंग सुनते रहे। क्यों? क्या इसीलिए नहीं कि आज भी अपने अधिकारों के प्रति वे सजग नहीं हैं? फर्श पर बैठ यात्रा करना ही उनकी नियति है। उलझन और शर्म का रंग सबके चेहरों पर पुत गया था। उनकी उस स्थिति से बेखबर अपना सामान सहेजते हुए मजदूर अगली गाड़ी की प्रतीक्षा में एक कोने में जा बैठे थे।
दोस्तों अभी आप सुन रहे थे पुष्पा सक्सेना द्वारा लिखी हुई कहानी कंजर। दोस्तों कहानी के विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।